नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, यूपी जीके की हमारी सीरीज चल रही है जो कि पीसीएस एग्जामिनेशंस और सभी यूपी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं यूपी के संदर्भ में, नदी तंत्र की बात की जा रही है, झील, सिंचाई और भूगर्भ जो आपकी जल संक्षिप्त की है उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी आपका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। हिमालयीन जो आपकी नदियां हैं, हिमालयी जो आपकी रिवर्स है, गंगा है, जानवी और भागीरथी। यमुना की बात करें तो कालिंदी और सूर्यपुत्री, गंडक, शालिग्रामी, नारायणी, शारदा, काली, महाकाली, घाघरा, करनाली, सरयू, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, हिंडन नदी है आपकी, अरिज कोशी है और बाणगंगा है ना। मैदानी नदियों की बात करें अगर तो गोमती है, गोमल भी बोला जाता है, वरुणा है, सई है, पांडव है, आमी है, ईसन है और कर्म नाशा है, ठीक है ना, आदि है ना। मेन नदियों के नाम हमको याद रखने हैं। पठारी नदियों की बात करें तो सोन है, स्वर्ण, बेतवा है, वेत्रवती, ये इनके प्राचीन नामों की बात कर रहे हैं, ठीक है। केन की बात करें तो कर्णवती बोला जाता है। टोन्स की बात करें तो तमसा नदी बोला जाता है। चंबल है, सिंध को काली सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम और बिरमा आदि है। सरकारी तौर पर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन कौन सी? मेनली गंगा, यमुना, रामगंगा। मेन नदियां आपकी गोमती है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती है, सोन बेसिन। गंगा जो है सबसे प्रदूषित कहां पर होती है, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भौगोलिक अवस्थिति बताना है तो गन्नौज से लेके वाराणसी तक, ठीक है ना। गंगा में सर्वाधिक जो है बीओडी मिलता है। ये क्या है आपका? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जैविक अपघटन के लिए जितने ऑक्सीजन की मांग होती है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, शैवाल प्रस्फुटन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एल्गल ब्लूम भी बोला जाता है उसको, एल्गल बूम भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। शैवाल प्रस्फुटन होता क्या है कि घर से जो आपका वेस्ट वगैरह निकलता है उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और जब वो किसी वाटर बॉडी में मिल जाता है तो वहां पर जो है न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर शैवालों की उपस्थिति बढ़ जाती है, तो उससे क्या होती है, जैविक ऑक्सीजन की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब वो पानी जो है आपका वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो कानपुर से लेके प्रयागराज तक, ठीक है। गंगा रिवर बेसिन जो मैनेजमेंट है एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है, कहां की गई है? आईआईटी कानपुर में। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो भैया 900 किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक जो आपकी गंगा तट वाला जिला है, लगभग 133 किलोमीटर तट बताया गया है, लगता है बदायूं से। और केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया था, कब दिया था? तो 2008-9 में, ठीक है ना। गंगा बेसिन जो आपका प्राधिकरण है ना, 85 से गंगा एक्शन प्लान है ना। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो गंगा है वो बहती है कितने जिलों से होकर यूपी में? तो 28। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है आपकी वो यमुना है ना। कुछ जो स्रोत है उसमें गोमती और हिंडन के बारे में भी बताया जाता है ना। तो ये स्टेट पीसीएस के अंतर्गत जो कुछ तथ्य होते हैं उसमें हमेशा जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो उपयुक्त जो विकल्प हो, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक साइंस होता है उसको सॉल्व करने का, कि अगर मान लीजिए चारों सही है तो सर्वाधिक उपयुक्त मतलब सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प आपको चुनना होता है। यही तो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है ना। यमुना की सफाई के लिए राज्य सरकार ने किस देश से जो है आपका समझौता किया है? तो नीदरलैंड, डच। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है? तो भैया 19 जिलों से होकर बहती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है कहां पर? लखनऊ में, गोमती नदी पर। पर्यटन हेतु जो गोमती का लंदन के टेम्स की तरह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कहां पर?
लखनऊ में। चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना चल रही है कहां पर? वरुणा नदी है वाराणसी में। नदियों के तटवर्ती नगर मतलब कोस्टल सिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी देश में या किसी स्टेट में जो कोस्टल आपकी सिटीज होती है वो इकोनॉमिकली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और स्ट्रैटेजिकली भी, आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही आयाम से वो आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो शेरपुर बलिया है आपका, गाजीपुर है शहरपुर गाजी में, वाराणसी है, मिर्जापुर है, सिरसा इलाहाबाद, प्रयागराज है जो आपका, श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद है ना, और जो आपका काला कांकर है प्रतापगढ़ में है, डलमऊ जो है आपका रायबरेली है, बक्सर उन्नाव है, कानपुर है, बिठूर कानपुर है, बिल्लौर कानपुर है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद है, कचला घाट बदायूं है, अनूप शहर कहां पर है? अनूप शहर आपका बुलंदशहर में, गढ़मुक्तेश्वर कहां है? हापुड़ में। रामगंगा तट स्थित जो नगर है आपके कौन कौन से? मुरादाबाद व बरेली है। यमुना के तट पे स्थित कौन कौन से नगर है? तो प्रयागराज है, कौशाम्बी है, हमीरपुर है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है, ठीक है ना, पशु मेले के संदर्भ में हमने देखा था इसको, ठीक है। आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, बागपत है, और आदि और भी जो है आपके 10 नगर की बात की जा रही है। सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी देख जाइएगा एक बार। गोमती नदी के तट पर कौन कौन से जो अवस्थित है नगर? लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। लखनऊ सबसे इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी के तट पे अयोध्या है ना, गोला है, बरहलगंज है, दोहरी घाट है और बरहज है ना, एटसेट्रा भी यहाँ पर लिख दिया है। गोरखपुर नगर स्थित है किस नदी के संगम पर? राप्ती और रोहिणी। वाराणसी किसके संगम पे है ना, और किस नदियों के संदर्भ में है? तो वरुणा और असी नदियों के मध्य और गंगा के बाएं तट पर अवस्थित है। बांदा नगर जो है केल नदी पर जो है अवस्थित है। हमीरपुर जो है बेतवा नदी तट पर। चित्रकूट की बात करें तो मंदाकिनी का तट या पयस्विनी भी बोला जाता है, पयस्विनी भी बोला जाता है। प्रतापगढ़ स्थित है सई नदी के तट पर। सोनभद्र अवस्थित है आपका सोन नदी पर। मुरादाबाद अवस्थित है रामगंगा रथ वाहिनी नदी तट पर। गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा और नोएडा जो है हिंडन नदी के किनारे है। कासगंज नगर अवस्थित है आपका काली नदी के तट पर, और मगहर आपका अवस्थित है आमी नदी के तट पर। नदियों का जो आपका प्रवेश है ना, और निकास है, और कहां कहां पर वो एक दूसरे से मिलती है उसके संदर्भ में यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा गया है। राज्य में गंगा का प्रवेश जो होता है बिजनौर से, निकास होता है आपका किससे? बलिया जिले से। रामगंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिले में। रामगंगा गंगा में कहां पर मिलती है? कन्नौज के निकट। काली नदी जो है गंगा में कहां मिलती है? तो भैया कन्नौज के निकट है ना, कन्नौज जो है आपका कन्नौज के निकट। और बूढ़ी गंगा गंगा में कहां मिलती है? तो बदायूं में। और यमुना नदी का जो प्रवेश और समापन होता है वो क्रमशः कहां पर होता है? सहारनपुर और प्रयागराज में। गंडक जो है आपकी शालिग्रामी या नारायणी भी बोला जाता है। इस नदी का प्रवेश जो है महाराजगंज के पास होता है, और निकास कहां पर होता है? कुशीनगर के जिले में है ना, कुशीनगर जिले में। और शारदा जो है काली नदी भी बोला जाता है, नेपाल के संदर्भ में आप लोग सुनते भी होंगे। इसका प्रवेश कहां पर होता है? पीलीभीत जिले में। शारदा नदी जो है आपकी सरयू घाघरा में मिलती है। कहां पर मिलती है? सीतापुर में, बासरा के पास मिलती है। सिंध नदी का जो आपका प्रवेश है वो औरैया के पास होता है, और यमुना में मिलन कहां पर होता है? जालौन जो आपका बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर, जालौन का जो आपका सीमावर्ती क्षेत्र है। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली जो हिंडन है, हरनंदी भी बोला जाता है, यमुना में मिलती कहां पर? नोएडा के पास। राज्य में चंबल नदी का प्रवेश कहां पर होता है? आगरा जिले में। चंबल चरमावती भी बोला जाता है इसको। नदी जो है आपकी यमुना में कहां पर मिलती है? औरैया के पास एक जगह है आपकी मुरादगंज। राज्य में बेतवा या बेत्रवती भी बोला जाता है इसको, है ना, इसका प्राचीन नाम है। ललितपुर में इसका प्रवेश होता है यूपी में। बेतवा यमुना में कहां पर मिलती है? हमीरपुर के पास। केन कर्णवती जो है आपका राज्य में प्रवेश होता है इसका बांदा जिले से। केन यमुना में कहां मिलती है? बांदा के पास भुजहा एक जगह है वहां पर मिलती है। गोमती नदी निकलती है आपकी पन गैलीर फुलहर या गोमत झील से, पीलीभीत से। गोमती गंगा में मिलती है कैथी के निकट गाजीपुर में। सई नदी निकलती है आपकी भिजवान झील हरदोई से, मतलब जो ये आपकी सई नदी है वो आपकी भिजवान झील हरदोई से निकलती है। सई नदी गोमती में कहां पर मिलती है? राजघाट जौनपुर में। टोंस जो आपकी नदी है तमसा नदी, राज्य में प्रवेश होता है प्रयागराज में, है ना, गंगा में मिलन भी वहीं पर होता है। सोन नदी का प्रवेश व निकास होता है सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक जो बाढ़ संवेदनशील, बाढ़ प्रवण जो आपके जिलों की संख्या है 23 है। केन और बेतवा लिंक को लेकर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। कब हुआ है? 15 अगस्त 2015 को। और जो पन्ना वाला आपका टाइगर रिजर्व है उसके संदर्भ में यहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो वहां पर अपोज वगैरह भी कर रहे थे, जिसको शॉर्ट आउट कर लिया गया है। बुंदेलखंड वाला जो आपका एरिड रीजन है वहां पर इससे सिंचाई सुविधा को मुहैया कराया जाएगा। सिंचाई और पेयजल की बात करेंगे अब हम लोग, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की। तो ग्रॉस जो इरिगेटेड एरिया है 2015-16 का डेटा है आपका, वो कितना है आपका? सकल सिंचित क्षेत्र 209.65 लाख हेक्टेयर। उसके बाद जो नेट इरिगेटेड एरिया है
है ना। ये सब डेटा जो है आपका, आंकड़े जो है 2015-16 का है। ये आपका 143.89 लाख हेक्टेयर है। कुल जो आपकी सृजित सिंचन जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है, 246.93 लाख हेक्टेयर है। सिंचन क्षमता का जो कुल उपयोग किया जाता है वो कितना किया जाता है, 246.93 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। और कुल शुद्ध सिंचाई में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका है, आपका नलकूप सिंचाई का 70.8%। उसके बाद नहर सिंचाई का योगदान है सिंचाई में 17.2%। उसके बाद कुएं से जो आपकी सिंचाई की जाती है 10.2 है। और तालाब, झील और पोखर वगैरह से किया जाता है 1.3 है। अन्य साधनों से 0.5 है। ठीक है ना। नलकूप, कुआं, तालाब आदि जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो भैया ये आपके लघु सिंचाई साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो नहर बांध आते हैं वो मध्यम और आपके वृहद सिंचाई साधन में आते हैं। प्रदेश की लगभग 78% सिंचाई जो की जाती है वो प्राइवेट लघु सिंचाई साधनों से किया जाता है। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट है आपकी बेड़ी है, ढैकची भी बोला जाता है। ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। कुओं से जो आपकी सिंचाई की जाती है, वेल की बात करें, कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो प्राचीन तकनीक है वो रहट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, रहट, वॉशर रहट, बलदेव बाल्टी और ढैंकली चरसा बोला जाता है, मायादास लिफ्ट भी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मैक्सिमम सिंचाई का प्रचलन है सर्वाधिक रूप से वो तालाब और पोखरों से है। तालाब जोड़ो, खेत जोड़ो परियोजना मैंने बताई भी थी आपको। पूर्वांचल क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है। और प्रदेश में नलकूपों से जो सिंचाई की शुरुआत हुई थी 1930 में मेरठ से हुई थी। प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा साधन है नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की गहनता जो है सर्वाधिक है, कहां पर, तो पश्चिमी भाग में। देखिए ये सॉइल और जो आपके रॉक होती है ना उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वहां सिंचाई के साधन होंगे कैसे। कभी कोई मेंस वाला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो सीरीज होगी, तो उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, जिससे आप लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि कहां पर किस तरीके की सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहां पर खोला गया था, तो सहारनपुर में 1823 में। सबसे पुरानी नहर प्रदेश की कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। कब बनवाया था, 1631 में। ठीक है। इसके बाद पूर्वी जो यमुना नहर है उसको पुनः किसने खुदवाया है, तो अंग्रेजों ने खुदवाया है 1830 में। प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है 12,368 किलोमीटर की शारदा नहर है, 1928 में बनाई गई थी। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है वेस्टर्न यूपी में। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी, और वेस्टर्न यूपी ही आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत सर्वाधिक जो है आपका लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। पंजाब है, हरियाणा है, और आपका क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, और आपका वेस्टर्न यूपी है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहां पर है, लंबाई में बात कर रहे हैं तो भैया रायबरेली में। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है, आगरा नहर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सिंचाई किससे होती है, आगरा नहर से ही होती है। सहारनपुर जो है आपका, सहारनपुर जो है उसके पास यमुना पर बना जो बैराज है, जिसे अब क्या बोला जाने लगा है, ताजे वाला बैराज कहते हैं, हथनी कुंड, है ना। हथनी कुंड से जो है वो आपकी संदर्भित है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज है, हथनी कुंड बैराज है ये आपका। ठीक है। शारदा जो काली नदी भी बोला जाता है, नदी से बनवासा, चंपावत से निकलने वाला जो शारदा नहर से सिंचाई होती है भैया उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों में होती है। रामगंगा नदी से कालागढ़ से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। गंडक नदी से, नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। पन्ना मध्य प्रदेश में केन नहर परियोजना है, ये यूपी और एमपी की ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। शहडोल जो है आपका एमपी में, सोन नदी पर जो बनाया गया है बाढ़ संकट परियोजना, वो यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 1977-78 की बात कर रहे हैं, उस समय से निर्माणाधीन है आपकी सरयू नहर जो है आपकी परियोजना, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया कब, 2012 में। सरयू नहर परियोजना जिसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया 2012 में। मिर्जापुर और प्रयागराज में सिंचाई की जाती है बाण सागर परियोजना से। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही जो आपकी गंगा जल परियोजना है, ये किस लिए है, तो भैया ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए यमुना में, मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाया गया है। पेयजल के लिए गंगा में जो कानपुर है वहां पर लौकुश बैराज बनाया गया है। और पेयजल और जो आपका जल स्तर है उससे
जो है आपका संदर्भित है आपका गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है। ठीक है, राज्यों में छोटे किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है 1985 से, ठीक है, राजीव गांधी जी के कार्यकाल से। और सिंचाई व भूगर्भ जो आपका जल है ना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, उसके लिए 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना चलाई जा रही। कहां पर? चेक डैम मतलब छोटे छोटे जो डैम होते हैं उसका नेटवर्क होता है, ठीक है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट आप लोग सुना होगा, उसी के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया जाता है। आर्टिजन जो वेल है आपका, पाताल तोड़ कुआं योजना जो चलाई जा रही है, वो कहां पर चलाई जा रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। भैया यही जो आपका है वो शुष्क एरिया है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, इसलिए इस तरीके की योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित किया जाता है। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉक जो है आपके, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना शुरू की गई। कब से? 2011-12 से। प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकल, ठीक है ना, इससे जो है आपका जो जल संरक्षण की ये आपकी तकनीकी है ना, इसमें मास्टरी किसकी है? तो आपको पता होगा इजराइल की है, ठीक है ना, उससे हेल्प भी ले रहे हैं हम लोग, ड्रिप और स्प्रिंकल, ठीक है। तो ज्यादातर किस क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाती है? ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। इससे जो है पानी का जो है, वाटर का जो है वो कैसा, जो तार्किक प्रबंधन किया जाता है, और उससे जो है फसल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है ना, दोनों आयामों पर जो है ये आपका बेनिफिशियल है। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना जो चलाई जा रही है 2020-21 से चलाई जा रही है। अब जो है भूगर्भिक जो आपका जल है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। तो भूगर्भ जो आपका जल होता है उसके स्तर के मापन के लिए राज्य में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं क्या? स्टेशन, जिसका नाम है आपका हाइड्रोग्राफ, है ना। हाइड्रो से आप संदर्भित है ना, हाइड्रो जो है जल से संदर्भित है, आप समझ जाएंगे, वैसे भी हाइड्रोग्राफ स्टेशन है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक कितने हैं? तो अतिदोहित जो है आपके वो 113 है, क्रिटिकल ब्लॉक आपके 59 है। किसी भी प्राकृतिक संसाधन का जो आपका दोहन है वो उसकी धारणी क्षमता से जब अधिक हो जाता है उसी को प्रदूषण बोला जाता है, ठीक है ना। भूजल समस्या से ग्रस्त जो राज्य में शहर है टोटल 200 मतलब 22 है 2019 के हिसाब से, ठीक है ना। कितने हैं? 22। कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं ये आपके। भूजल समस्या से ग्रस्त जो राज्य में शहर है टोटल 22 है, 2019 का आंकड़ा है। 2001 में जो आपकी रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति जो है लागू की गई थी राज्य में। जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण जो है गठित हुआ है राज्य में। कब? 2010 में। आपको पता होगा आर्टिकल 323 सब जो आपका क्लॉज है ए और सब क्लॉज बी, इसमें जो है आपके ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, ठीक है ना। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई। और अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है भैया? प्रतापगढ़ है, ठीक है। ऊर्जा से संदर्भित यहाँ पर कुछ जो है आपके वो इंपॉर्टेंट जो है आपके सारे फैक्ट्स को समावेश करते हुए यहाँ पर क्या रखा गया है ना। उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत परिषद, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऊर्जा संक्षिप्त की। उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत परिषद है उसका गठन कब किया गया? 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है ना, इसका गठन किया गया 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम व जो आपका पावर कॉर्पोरेशन है उसके रूप में क्या किया गया? डिवाइड किया गया, बांटा गया। कब? 2000 में, सन 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली के लिए जो है आपकी फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से लागू है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था आगरा में 2010 से है। और राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर है आपका 1912, ठीक है ना। जो फ्रेंचाइजी व्यवस्था है ये आपकी, ये याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। और राज्य में पूर्ण रूपेण जो विद्युतीकृत जो आपके ग्राम है, गांव है, उनकी संख्या बताई जा रही 97814। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो भैया 296 किलोवाट होता है पर आवर के हिसाब से। राज्य में जो प्रति व्यक्ति विद्युत जो उपभोग है, कंजम्पशन है, वो 399 किलोवाट पर आवर है। देख रहे हैं कि जो आपका डेफिसिट यहां पर दिखाई दे रहा है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो कहां है? नरौरा बुलंदशहर में 91-92 से। और प्रदेश के अविद्युतीकृत जो आपके घर है जहां पर अभी भी बिजली की पहुंच नहीं है, उनको 2019 तक संयोजित करते हुए सभी को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने हेतु केंद्र और राज्य के बीच 24 जो आपका क्या है? 14 अप्रैल है, याद रखिएगा 14 अप्रैल का क्या है डेट आपकी? 14 अप्रैल है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट आप लोगों को याद है क्या? उससे संदर्भित करके आप इसको याद रख सकते हैं कि 14 अप्रैल 2017 को एक जो है आपका मेमोरेंडम मसौदे पर जो है आपका हस्ताक्षर हुआ है। और
वहां पर 24/7 पावर फॉर ऑल 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन यूपी जो है उस पर जो है वहां पर साइन किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद थर्मल पावर की बात करेंगे तो जो आपका ताप विद्युत होता है, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है भैया? थर्मल जो है आपका थर्मल पावर प्लांट्स का है, तापीय विद्युत का है, ठीक है ना। और इसी में कोयले वोयले की बात आती है, इसीलिए प्रदूषण की बात आती है, वहीं पर पेरिस क्लाइमेट डील की बात आती है, ठीक है ना। पूरे भारत के संदर्भ में भी ये आपका सत्य है। हरदुआगंज अलीगढ़, पनकी कानपुर, परीक्षा जो है आपका पारीक्षा झांसी, अनपरा सोनभद्र और ओबरा सोनभद्र में है। ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाओं में कुल 28 जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनकी जो कुल अधिष्ठापती है वो कितनी है? 5933 मेगावाट। राज्य की जो सबसे पुरानी तापीय परियोजना है, ठीक है, उसको किसकी हेल्प से जो है वापस रिवाइव किया गया था, पुनरुद्धार किया गया था? रूस की हेल्प से 1968 में, ठीक है। हरदुआगंज तापीय परियोजना को 1942, ठीक है। और 1942 की है। केंद्रीय कंपनी जो निवेली लिग्नाइट है, जो आपका है ना लिग्नाइट है, और उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की जा रही, कहां पर? कानपुर नगर में, घाटमपुर में। केंद्रीय कंपनी जो एनटीपीसी हो और यूपी जो गवर्नमेंट है उसकी 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की जा रही, कहां पर? मेजा में, प्रयागराज में। रोजा जो आपका ताप विद्युत जो आपका परियोजना है, ये आपकी रिलायंस ग्रुप के द्वारा स्थापित की गई है, 1200 मेगावाट, शाहजहांपुर में। प्रयागराज में 12 संगम ताप विद्युत परियोजना जो है जेपी ग्रुप की है, 1980 से जो है आपका, मतलब ये 1980 जो है आपका मेगावाट है, याद रखिएगा 1980 मेगावाट इसकी क्षमता है, जेपी ग्रुप का है। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना बोला जा रहा है, इसको स्थापित किया गया है प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो है बजाज ग्रुप का है, इसकी भी क्षमता सेम है, 1980 है मेगावाट में, और ये ललितपुर में है। राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनरत जो आपकी थर्मल प्रोजेक्ट है, कितने हैं? 7 है। राज्य में एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन जो तापीय परियोजना है वो 3 है, और एनटीपीसी की गैस आधारित जो तापीय परियोजनाएं हैं वो 3 है, औरैया, आंवला और दादरी में। ताप विद्युत जो आपका प्राइवेट सेक्टर का है उसके बारे में बताया जा रहा है। रोजा है एक आपका ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप का, 1200 मेगावाट। 12 संगम जो ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप का, 1980 मेगावाट। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप का, 1980 मेगावाट है। सबकी जगह देख लिया हमने कि कहां पर अवस्थित है। रोजा ताप की बात करें तो शाहजहांपुर में है ना, और 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में, ललितपुर में आपका ललितपुर ताप विद्युत परियोजना है। इसके बाद जल विद्युत की बात करेंगे तो रिहंद है आपका, ओबरा है, माता टीला है, शीतला है, ऊपरी गंगा नदी नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, और खारा। ये राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा इनका नाम। राज्य सरकार की सभी जो आपकी 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनकी जो अधिष्ठापित है ना, अधिष्ठापित है जो क्षमता है उनकी, उसके बारे में बात करें कैपेसिटी की, तो 524.90 मेगावाट है। राज्य की सबसे बड़ी जो आपकी 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है रिहंद, वो रिहंद नदी पर है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी जल विद्युत परियोजना है 99 मेगावाट की, रिहंद नदी पर है ना, सोनभद्र में। माता टीला जल विद्युत परियोजना 30.6 मेगावाट है, बेतवा नदी पर, ललितपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट है, यमुना नगर जो आपका यमुना नहर है, सहारनपुर में। शीतला जो आपका शीतला जल विद्युत परियोजना अवस्थित है आपकी मोट, झांसी में। सर्वाधिक जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है ऊपरी गंगा नगर पर। भागीरथी और जो भिलंगाना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है, यूपी उत्तराखंड और सेंट्रल की आपकी ज्वाइंट क्या है, परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये जिसको हम परंपरागत रूप से यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका बाद में जो नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? 1983 में। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा जो नवीकरणीय और जो नवीन ऊर्जा स्रोत है उनके R&D के लिए, प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए गए। कहां कहां? चिन्हट लखनऊ में, घोसी मऊ में और कन्नौज में। सौर ऊर्जा जो आपकी नीति है 2013 की, उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 500 मेगावाट रखा गया है। सौर ऊर्जा नीति जो 2017 है उसके तहत 2022 तक कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सोलर एनर्जी के पर्सपेक्टिव में? तो 10,700 मेगावाट का। भारत सरकार के जो सोलर पार्क की योजना है उसके अंतर्गत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन, कानपुर देहात, इन जिलों को मिलाकर कुल कितने मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो 440 मेगावाट के। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश का जो सबसे बड़ा
प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा प्लांट है वो कहां पर है, इफ्को का है, इफ्को में है प्रयागराज, ठीक है। और सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है, तो भैया लखनऊ कलेक्ट्रेट है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा है, कैसरबाग लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में स्थापित बगासे, मोलासे और बगासे, है ना, गन्ना का जो रेसिड्यू होता है उसके संदर्भ में है ना, जो बायोफ्यूल है ना, बायोएथेनॉल है, उसके संदर्भ में भी आप लोगों ने इसको सुना होगा। तो बगासे आधारित जो विद्युत प्लांट है उसकी जो अधिष्ठापित कैपेसिटी है, ये आपका जो शब्द लिखा गया है, अधिष्ठापित जो आपकी क्षमता है ना, वो आपकी 1900 मेगावाट है। इसके बाद यहाँ पर वन विकास से संदर्भित परियोजनाएं और योजनाओं के बारे में तथ्य रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपका निजी वन अधिनियम लागू हुआ 1948 में। जो आपका सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वन की योजना शुरू की गई 1979-80 से। सामाजिक वन की शब्द जो है आपका, सोशल फॉरेस्ट्री है आपका सामाजिक वन की, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1976 में, है ना। सेंट्रल के संदर्भ में आप लोग सुनते होंगे 75-76। सामाजिक वन की एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। राज्य में जो चलाया जा रहा है सामाजिक वानिकी योजना, उसमें वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ वो यूकेलिप्टस है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को क्या करता है, कम कर देता है, सूख लेता है एक तरीके से, समझिए, ठीक है ना। आप वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वहां पर जो है कोर्ट ने भी, जो एनजीटी ने भी रोक लगाया था कि भैया यूकेलिप्टस आपका इन्वेजिव है और इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है उसको क्या करता है, इरोड करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो वानिकी परियोजना चल रही है मार्च 1998 से। प्रदेश में 2010 में सहभागी जो आपका वन प्रबंधन योजना चल रही है जापान के सहयोग से, जापान के हेल्प से। 2010 से जो चलाई जा रही है सहभागी वन प्रबंधन योजना, यही जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। उसके तहत जो प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है, किसको, बेलहत्ती सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है, हरित पट्टी विकास योजना, वो आपकी 2012-13 से। ऑपरेशन ग्रीन योजना आपकी 2001 से स्टार्ट की गई है। और प्रदेश के कुछ चयनित जो आपके जिले हैं वहां पर टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है 2014-15 से, ठीक है। इसके बाद आपके वन्य जीव संरक्षण से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो 1972 है, ठीक है ना। और उसके अलावा आप देखेंगे तो वाटर से संदर्भित जो आपका एक्ट है 70 कब आता है बताइए, 74 में आता है कि 75 में आता है, 80 में कौन सा आता है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड कब आता है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, ये सब देख के जाइएगा। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है ऊपर से ही। और देश में सर्वप्रथम जो वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, कब की गई, 1956 में। याद रखिएगा, देश के संदर्भ में ये फैक्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां है, लखनऊ और इटावा में निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर की बात करें तो 2 संचालित है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका, निर्माणाधीन है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां है, तो भैया लखनऊ में 1921 से। और एलन जो आपका फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है आपका कानपुर में है ना, ये आपका 1974 से है। और शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान जो है आपका 1st, 2nd, 3rd यहाँ पर ऑर्डर भी दिया गया, गोरखपुर में निर्माणाधीन है। और लखनऊ व कानपुर जो प्राणी उद्यान है उसमें स्थापित किया गया है तितली पार्क। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, मतलब नाइट सफारी पार्क, अगर भारत की बात करें तो प्रथम कौन सा है, तो भैया ग्रेटर नोएडा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका लॉयन सफारी पार्क कहां पर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा। एलिफेंटा जो सफारी पार्क है, राष्ट्रीय चंबल जो आपका अभयारण्य इटावा। तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू और हिरन सफारी पार्क कहां पर है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा। हाथियों के पुनर्वास के लिए जो रेस्क्यू सेंटर है वो भी आपका चंबल अभयारण्य क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है कौन सा अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। और देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य आपका चंबल नदी क्षेत्र है। देश का पहला जो आपका डॉल्फिन से रिलेटेड सूचना केंद्र है वो भी आपका चंबल नदी क्षेत्र है। भालुओं के पुनर्वास के लिए जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र आपका वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां लगभग जो माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 500 से ज्यादा है। सर्वाधिक प्रजातियों की जो पक्षियां यहाँ पर पक्षी जो मिलते हैं आपके, वो कहां पर मिलते हैं, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एक है, दुधवा खीरी जिसको बोला जाता है, 1977 में घोषित किया गया था। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है आपका दुधवा ही है, 1987 में बनाया गया है, ठीक है। प्रदेश का दूसरा जो आपका टाइगर रिजर्व है आपका अमनगढ़ में है, बिजनौर, 2012 में
कार्बेट जो है आपका, जिम कार्बेट जो है आपका, उसके बफर फॉरेस्ट के रूप में इसको नोटिफाई किया गया। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, जून 2014 में घोषित किया गया। बारहसिंगा की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं सेरवन डुआलिसी व डिस्पिड हेयर कहां पाई जाती है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अलीगढ़ का जो गभाना क्षेत्र है और प्रयागराज का जो आपका मेजा कोराव क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। ठीक है। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय पक्षी विहार। केंद्र में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई? 2014 में। कुकरेल लखनऊ, वहां पर जो अवस्थित है आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है ना, रिहैबिलिटेशन, जिसको घड़ियाल पुनर्वास केंद्र बोला जाता है, उसको घोषित किया गया 2016 में। किस संदर्भ में घोषित किया गया? जैव विविधता जो आपका क्या है? विरासत स्थल है ना, बायोडायवर्सिटी का आपका हेरिटेज जो है साइट के रूप में उसको घोषित किया गया है। पर्यटन जो है आपका सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा है भैया। प्रदेश में बाघों की संख्या बता रहे हैं 173 है और प्रदेश में तेंदुओं की संख्या जो है इसकी प्रथम गणना 2015 में 194 है। प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन, जिसको आपका सोस भी बोला जाता है, सूस भी बोला जाता है, सुइस लिखा है, उसकी जो गणना है 2015 के हिसाब से 1263 है, 1263। इसके बाद हम सड़क परिवहन की चर्चा करेंगे और मार्च 2018 तक प्रदेश में पक्की सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो आपका कितना था? 2,40,854 किलोमीटर, मतलब 240,854 किलोमीटर, याद रखिएगा। मार्च 2018 तक जो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें कुल लंबाई कितनी है? 8488 किलोमीटर। मार्च 2018 तक जो प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई थी वो आपकी 6892 किलोमीटर है। मार्च 2018 तक जिला, जो आपके जिला मार्ग होते हैं ना, उसकी जो लंबाई थी 7377 किलोमीटर है। मार्च 2018 की बात करें तो अन्य जिला मार्गों की लंबाई 49,405 किलोमीटर है। मार्च 2018 तक ग्रामीण मार्गों की लंबाई कितनी है भैया? तो 1,68,692 किलोमीटर। और देश में कुल सड़क का जो आपका संजाल है, नेटवर्क है, उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सेकंड रैंक में है। पहला कौन सा है आपका? महाराष्ट्र है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है आपका पहला स्थान और सेकंड क्या है आपका? राजस्थान है। ठीक है ना, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज की पहली बस सेवा शुरुआत की गई थी मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए। प्रदेश से गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 2 है, 756 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य जो राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है वो 2004 में की गई है। राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो भैया झांसी में काटते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आपका 165.5 किलोमीटर का है। अगस्त 2012 से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है आपका वो 4 जिलों से होकर गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर है आपका, अलीगढ़ है, मथुरा और आगरा है। लखनऊ जो है आपका, आगरा, लखनऊ आगरा जो है आपका देश का ग्रीनलैंड जो आपका 6 लेन एक्सप्रेस वे है, 302 किलोमीटर का है। इसकी शुरुआत जो है 21 नवंबर 2016 से ऑपरेशनल हुआ। ये रिकॉर्ड 23 महीने में जो तैयार होने वाला देश का सबसे लंबा जो ग्रीनलैंड एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है? यही है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर जो है आपका, कानपुर देहात और कानपुर नगर की बात कर रहे थे, कानपुर नगर है, कन्नौज है, औरैया है, एटा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, आगरा है, आदि 10 जिलों को जोड़ने वाला जो आपका एक्सप्रेस वे है कौन सा है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेस वे है उस पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी है, 3.3 किलोमीटर लंबी है वो आपकी। 340.824 किलोमीटर व 6 लेन का पूर्वांचल ग्रीन फील्ड जो है आपका, ग्रीन फील्ड जो आपका एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है चांद सराय, लखनऊ से हैदरिया, गाजीपुर तक। ठीक है ना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो तरीके की जो होती है इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत है ना। ब्राउन फील्ड का मतलब ये कि पहले कोई अवसंरचना थी उसके बाद उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड का मतलब वहां पर कोई अवसंरचना नहीं थी, वहां पर बिल्कुल जो आपका नई जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डेवलपमेंट किया जा रहा है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर आदि 9 जिलों से गुजरने वाली जो आपकी एक्सप्रेस वे होगी वो कौन सी होगी? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भैया 1972 में की गई थी। इसके बाद परिवहन निगम की जो पूछताछ सेवा है 149 है, 12 मई 2015 से ऑपरेशनल है।
और अपने जो है आपके ऑपरेशन में है, ऑपरेशनल है, मतलब कार्यरत है। उसके बाद जो आपका वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत और नेपाल के बीच मैत्री बस सेवा, क्या नाम है इसका, मैत्री बस सेवा, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 4 मार्च 2015 से स्टार्ट किया गया। केवल महिलाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु बस सेवा जो है पिंक एक्सप्रेस बस सेवा के नाम से शुरू की गई है। सुरक्षित, आरामदायक, वातानुकूलित यात्रा हेतु रेडियो टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई नवंबर 2013 से। रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन किया जा रहा है कहां पर, तो 13 जो आपके नगर निगम वाले शहर हैं वहां पर। अब जो है रेल जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में, कहां से कहां तक के लिए, इलाहाबाद से कानपुर। कुल जो आपका रेल नेटवर्क है 9167 किलोमीटर है, देश में नंबर 1 है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1+2 जो आपका 1366.33 मीटर है। दिल्ली और नोएडा के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत नवंबर 2009 से हुई और दिल्ली से नोएडा व गाजियाबाद तक मेट्रो सेवा जो है संचालित है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो आपकी मेट्रो सेवा है संचालित भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। लखनऊ मेट्रो जो आपका रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, केंद्र व राज्य का संयुक्त ज्वाइंट जो है आपका उपक्रम है, इसका गठन 2013 में किया गया था। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बार नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आपका मेट्रो रेल है 5 सितंबर 2017 से जो है आपका संचालित है। इसके बाद लखनऊ में 4 बाग से जो मुंशी पुलिया है, जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है मेट्रो रेल पथ का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कानपुर, आगरा व मेरठ में मेट्रो जो रेल पथ है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण के लिए जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वहां पर मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। देश के कुल 16 जो रेल जोन है उसमें से 5 कौन कौन से, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे का विस्तार है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दो जो आपके 2 जो रेलवे जोन्स की बात की जा रही, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, इनके हेडक्वार्टर्स हैं। जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयाग है। भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा यार्ड है उसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कौन सा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम कौन सा है, प्रयागराज के अंतर्गत सूबेदारगंज है। प्रदेश में डीजल इंजन कारखाना कहां है, तो मडुआ डीह जो वाराणसी में है वहां पर है। पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया है उद्योग के अंतर्गत। और प्रदेश में तीसरी जो रेल कोच फैक्ट्री है लालगंज रायबरेली में है। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ है। कब से, 8 मार्च 2019 से। अब जो है एयर जो आपका डोमेन है ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का, उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। भारत की जो प्रथम हवाई डाक सेवा की बात करें, पोस्टल सेवा, डाक सेवा 1911 में शुरू की गई थी। कहां से कहां तक के लिए, इलाहाबाद से नैनी के लिए। उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, किस नगर में अवस्थित है, ये जानकारी यहां पर दी जा रही है। तो चौधरी चरण सिंह जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अमौसी हवाई अड्डा बोला जाता है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा है वाराणसी में। बमरौली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। गाजियाबाद में आपका हिंडन हवाई अड्डा है। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट आपका अयोध्या में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में है। और ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। आईआईटी कानपुर आपका कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में है। इंदिरा गांधी नेशनल जो एविएशन एकेडमी है रायबरेली फुर्सतगंज। बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। अलीगढ़ एयरपोर्ट और जो सैफई एयरपोर्ट है फ्लाइंग स्कूल के रूप में इसको विकसित किया गया है ना। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर और सुल्तानपुर ये आपके कैसे हैं, ये आपके एयरफील्ड यहां पर स्थापित किए गए हैं। और आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र जो आपका मेयरपुर है वहां पर प्राइवेट हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट जो बख्शी है उसका तालाब लखनऊ में अवस्थित है। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है कुशीनगर में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, जल परिवहन का। तो देश का जो सबसे लंबा आंतरिक जो आपका जल मार्ग है ना, इनलैंड जो आपका वाटरवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्दिया से प्रयागराज है, इसका नेशनल जो आपका वाटरवेज है इसका नंबर बताइएगा, 3 है कि 1 है, क्या है इसका,
चलिए आगे बता ही दिया है। हल्दिया प्रयागराज गंगा जल मार्ग को 1986 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय जो जल मार्ग संख्या 1 है उसके तहत हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को ऑपरेशनल चालू कर दिया गया है 2 नवंबर 2018 से। ठीक है, जो अपना इनलैंड वाटरवेज बिल भी लाया गया था उसके अंतर्गत जो है 15,000 जो किलोमीटर है उतना जो है क्षेत्र हमारे यहाँ दोहन किया जाना है। ठीक है, इससे जो होगा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी जो कॉस्ट होगी किसी भी वस्तु की वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि सबसे चीप होता है जो आपका वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उससे जो है आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आय बढ़ जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि एनवायरमेंटल जो आपका एस्पेक्ट है उसके लिए ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका धनात्मक आयाम है। देश का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रालूपुर वाराणसी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक यमुना जल मार्ग को नवंबर 2018 में घोषित किया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग 110 के रूप में। अब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हम देखेंगे और चित्रकला, संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी यूपी में? 1957 में। जो प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रिज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है और आपका भोजपुरी क्षेत्र है। प्रदेश में जो आपका आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम मौर्यकालीन जो नमूने प्राप्त हुए कहां कहां से? सारनाथ है, कौशाम्बी है और कुशीनगर है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और भी स्थान है। मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। आपको पता है कि गुप्त काल जो है स्वर्ण काल बोला जाता है मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़ झांसी जो आपका दशावतार है, भीतरगांव जो आपका कानपुर है और भीतरी जो है आपका गाजीपुर से। मध्यकाल में स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां थी, शर्की और मुगल, है ना, आगरा शैली भी बोला जाता है मुगल को। और शर्की शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद है आपका जौनपुर में। ठीक है, और मुगल शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो ताजमहल है, सबको पता होगा। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो भैया लखनऊ शैली है। लखनऊ शैली का जो विशुद्ध नमूना है कौन सा है? बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसका हॉल। चित्रकला का जो प्राचीनतम नमूना है मिर्जापुर से मिला है। सोनभद्र के कोनखड़ा और लिख नियांदरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद एमपी में आता है। रायगढ़ आदि स्थलों से शैलों और गुफाओं में, है ना, जो शैल चित्र होते थे गुफा में जो आपके चित्रकला के नमूने मिलते थे उससे संदर्भित है। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियां कौन कौन सी थी? मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रिज और बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने। और काशी नरेश के संरक्षण में जो विकसित चित्रकला शैली थी वो कौन कौन सी थी? अपभ्रंश और कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? वॉश टेम्पा या लखनऊ शैली। और लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन थे? इनका नाम याद रखिएगा, असित कुमार हलदार है। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? ललित मोहन सेन ने। और चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी हैं 50 से अधिक, इनका नाम याद रखिएगा। संगीत कला की बात करेंगे, शास्त्रीय गायन और वादन से संदर्भित ये आपका टॉपिक है। मध्यकाल के जो प्रमुख आपके म्यूजिशियंस थे स्वामी हरिदास है, कश्यप है, शार्दुल है, मातंगम है, अभिनव गुप्त वेरी इंपॉर्टेंट, हरिपाल है, अमीर खुसरो है, अदरंग है, सदारंग है, वाजिद अली शाह है, तानसेन है, बैजू है, हुसैन सरकी है। ईरान फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया, किसने किया? ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण तो भैया अमीर खुसरो ने किया है। कव्वाली, तराना, कौलकवाना आदि शैलियों की जो खोज थी वो किसने की? अमीर खुसरो ने। तबला और सितार का आविष्कारक रेपिटेशन है, ये अमीर खुसरो ने किया था। वल्लभाचार्य ने यहाँ पर संगीतबद्ध जो आपका जो मतलब म्यूजिक से संदर्भित रहा हो, है ना, मतलब संगीतबद्ध जो अर्चना है, पूजा अर्चना की पद्धति मंदिरों में शुरुआत की थी किसने? वल्लभाचार्य ने, है ना। और इसके बाद अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो प्रसिद्ध जो है संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं किसमें? श्री केलीमाल और अष्टादश पद में। स्वामी हरिदास जी का निवास स्थल क्या था? निधि वन, वृंदावन में रहते थे, वो बहुत फेमस है। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। और ध्रुपद धमार राग का जो प्रवर्तन किया है स्वामी हरिदास ने। ध्रुपद गायन के लिए आपके प्रसिद्ध भी है, कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास जो है आपके प्रसिद्ध है। और कृष्ण भक्त जो है स्वामी हरिदास वो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे, किसके थे? ये सब शिष्य आपके स्वामी हरिदास के थे। अकबर के जो दरबारी तानसेन थे, ग्वालियर जो आपके तानसेन जो थे पारंगत थे किसमें? ध्रुपद शैली में। और जो आपकी राग है ध्रुपद शैली में राग दीपक व वीणा वादन में।
ठीक है ना। बैजू बावरा या बैजनाथ जो पारंगत थे, गुजरात के हैं। राग मेघ में तानसेन के दामाद जो है हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया किसको, ख्याल गायन को, ठीक है ना, ख्याल गायकी को। जौनपुर का कौन सा वो सुल्तान है जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया, सुल्तान हुसैन सरकी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और प्रदेश के प्रमुख जो संगीत घराने हैं, तो भैया एक आगरा का है, लखनऊ है, वाराणसी है, सहारनपुर है, रामपुर है और किराना घराना, ये आपका न्यूज में भी था, मुजफ्फरनगर, अतरौली अलीगढ़ एवं खुर्जा अलीगढ़ घराना आदि। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो स्वर्ण काल है वो वाजिद अली शाह का काल है। आधुनिक जो आपके शास्त्रीय गायन के पिता माने जाते हैं, किसको माना जाता है, उस्ताद फैयाज खान को। आफ्ताब ए मौसिकी, संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई है उस्ताद फैयाज खान को। और ठुमरी जो है आपका वाजिद अली के काल में काफी लोकप्रिय हुआ था, ठुमरी गायन है, शैली है। लखनऊ के मियां गुलाम नबी शौरी ने प्रवर्तित किया था टप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की किस किस उपनाम से, अख्तर पिया के उपनाम से। और वाजिद अली शाह के दरबार में कौन रहता था, बिंदादिल कत्थक और कत्थक से संदर्भित है, और कूदक सिंह पखावज थे, है ना, पखावज जो है पखावजी है, पखावज बजाते थे। और कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था, अवध के बिंदा दिल ने। शाहजहांपुर और इटावा घराना प्रसिद्ध है किसके लिए, सरोद वाहन के लिए, है ना, वादन के लिए, सरोद के वादन के लिए, है ना, ये आपका वाद्य यंत्र है सरोद वादन। और अजराड़ा जो मेरठ घराना है प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया था, मोदू और बख्शूर जो आपके खान है, क्या है, बख्शूर खां और मोदू। और उसके मोटू या मोदू बोला जाता है, मोदू है वो। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया था पंडित राम सहाय ने। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, जो आपके खलीफा वाजिद हुसैन खां है, अशफाक है, हीरेंद्र गांगुली है आदि जो है तबला वादक है, कहां के, लखनऊ घराने के। इसके बाद आप देखेंगे जो राम सहाय है, जानकी सहाय है, दुर्गा दास सहाय है, कंठे महाराज है, किशन महाराज है, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुंदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक है, कहां से संदर्भित है, बनारस घराने से। अलाउद्दीन खां और उनके जो शिष्य है पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये सब सितार वादक है, कहां के हैं भैया, बनारस घराने से संदर्भित है। लखनऊ घराने के जो आपका लखनऊ घराना है उसके सितार वादक कौन कौन से हैं, तो इलियास खान है, इलियास खान, रहीम सेन, गुलाम मोहम्मद और रजा खां। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए। शंभू महाराज, पागल दास महंत, अमरनाथ, मन्न मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि जो है आपके पखावज वादक है बनारस घराने के। कुदऊ सिंह जो है आपके पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये भी पखावज वादक है लखनऊ घराने के। सादिक अली खां सारंगी वादक है, ये आपके लखनऊ घराने के, अकेला नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी और आपके वंशी महाराज, शंभुनाथ मिश्र, विरई जी, ये सब सारंगी वादक है, कहां के, बनारस घराने के। बनारस घराने से सहनाई वादक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्ला खां और मुमताज खां, है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिस्मिल्ला खां जी। और श्रीमती एन राजम जो है आपकी बनारस घराना से संदर्भित है। ओंकार नाथ ठाकुर और जीए गोस्वामी लखनऊ आदि है, ये आपके वायलिन वादक हैं। दुल्ले खां और जो आपके सखावत हुसैन खां है ना, लखनऊ से संदर्भित है आपके, और ये सरोद वादक हैं। रघुनाथ सेठ और हरि प्रसाद चौरसिया वेरी फेमस बांसुरी वादक हैं प्रयागराज के। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति जो आपके मिश्र है ना, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि। ध्रुपद है ना, ध्रुपद और शास्त्रीय, ध्रुपद है ये, ध्रुपद नहीं है, ध्रुपद और शास्त्रीय ख्याल गायक है, कहां के, बनारस घराने के। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी और विद्याधरी देवी, मोती जो आपके केसर हैं, ये सब आपकी ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं, कहां की हैं, बनारस घराने की हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे सिद्धेश्वरी जो आपकी देवी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे गिरिजा देवी हैं आपकी, और बगेश्वरी देवी हैं आपकी, कृष्णा देवी हैं, ये भी सब आपकी ठुमरी गायिकाएं हैं, कहां की, बनारस घराने की। ठुमरी की जो पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की है। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर, अली खां, शादे खां, ये सब आपके टप्पा गायक गायिकाएं हैं, कहां के, बनारस घराने के। प्रसिद्ध जो नृत्यकार है उदय शंकर और गोपी कृष्ण बनारस घराने से संदर्भित है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह बोला जाता है खुर्शीद अली खां को। सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन, ये सब आपके ख्याल गायक हैं लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहीसन बाई, ये सब आपकी ख्याल गायिकाएं हैं लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर कौन थी, गजल और शास्त्रीय गायिका थी। और
जो आपकी जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन है, ये आपकी फेमस है, गजल और शास्त्रीय गायिका है ये आपकी। बाल कृष्ण बुबा कापिलेश्वरी, राम भाऊ कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदर और प्रभा अन्ने, ये सब गायक है आपके किराना घराने के। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खान है, किराना घराने से संदर्भित है। रामपुर जो आपका घराने के वजीर अली खां हैं, उन्होंने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया, है ना, मतलब ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जो है वहां पर क्या किया, इनोवेशन किया। ये किससे संदर्भित है, सैनिया घराने से, है ना। और आगरा जो है आपका संगीत घराने का प्रवर्तन किसने किया, श्याम रंगवा सर सरंग ने, है ना, सरस रंग ने, है ना। और दिवाली जो है आपका दीपाली नाग, दिवाली नहीं है दीपाली नाग है, नाम है आपका। मदुरई जो आपके रामास्वामी है, मदुरई रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुणीदास, केजी गिंदे, गोविंद राव टेम्बे, स्वामी वल्लभ दास और पंडित विश्वंभर दीन फैयाज खां, ये सब गायक है आगरा घराने के। केसरबाई केरकर, किशोरी अमुनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई, पद्मावती आदि जो गायक गायिकाएं हैं अंतरौली, अंतरौली घराने से संदर्भित है। प्रयागराज की गायिकाएं कुछ और भी फेमस है, केसरबाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, ये भी गायिकाएं जो है फेमस है आपकी। संगीत कला के बारे में बात करेंगे, ये आपका कल्चर वाला पार्ट है, प्रमुख लोकगीत है। देखिए ये सब फैक्ट्स को आपको बार बार बारंबार दोहराना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से फैक्ट्स होते हैं, बार बार आंखों के सामने से निकालेंगे। मैं बार बार ये चीजें समझाता हूं आपको, हमेशा बोलता हूं कि आप नॉर्मली जो है एग्जाम हॉल में 4 में से एक ऑप्शन को वहां पर क्या कर सकेंगे, चुनने में समर्थ रह सकेंगे, है ना। इसे ज्यादा याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस देखते चलिए उसको, जितनी बार ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको रिवाइज करिए। कजरी जो है आपका चौलर है, और आपका कराही है, गारी है, पूर्वी है, कहरवा है ना, कहरवा जिसको बोल रहे हैं, सोहानी है, रोपनी है, दादरा है, नटका है, बिरहा है, झूमर है, झूला है, चैती है, चैता है, होली है, दादरा है, कव्वाली, सोहर और बधाई गीत पूर्वांचल क्षेत्र से संदर्भित है। कजरी का जो विशेष क्षेत्र है मिर्जापुर और वाराणसी है। बधाई, सावनी, फाग झूला, है ना, फाग झूला, पजरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत, कव्वाली, ये आपके अवध क्षेत्र से संदर्भित है। विरहा जो है आपका सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता पूर्वांचल क्षेत्र में है। विरहा, विरह की स्थिति में विरहा, है ना, लोकगीत है ये आपकी, है ना। विशेष संस्कृति जो होती है किसकी, जनजातियों की होती है ना, इसलिए लोकगीत वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया ब्रिज क्षेत्र से संदर्भित है। हरदौल जो है आपका, है ना, हरदौल जो है आपका पवारा है। इसूरी फाग जो है आपका वो बुंदेलखंड से संदर्भित है, ठीक है। और जो है आपका आल्हा जो है सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता बुंदेलखंड क्षेत्र में, आल्हा उदल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लावड़ी जो है आपका बेहतर बील जो है रुहेलखंड क्षेत्र से संदर्भित है। रागनी, ढोला, स्वांग, लावणी और गुजरी पश्चिमी क्षेत्र से संदर्भित है। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज, मल्हार, पटका व समाज गायन ब्रज क्षेत्र से संदर्भित है। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा, भर्तहरि, ये आपका भक्तों और साधुओं द्वारा इसका जो है वो क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। उसके अलावा विरहा जो है पूरे प्रदेश में विशेषता पूर्वांचल क्षेत्र में रेपिटेशन है। ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इसूरी फाग, तकरार गीत और कव्वाली संदर्भित है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक है आपका। और कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने हैं आपके वो क्या है, लखनऊ और वाराणसी। विंदादीन, शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बैजनाथ मिश्र इनका नाम है। कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, है ना, ये सब जो है आपके प्रोमिनेंट नेम है। उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्वैपायन दास और जो आपका द्विपायन दास जो लिखा गया है, और तनुश्री आदि जो है कथक के क्या है, कथक के नर्तक है लखनऊ घराने के। पंडित शिवनंदन मिश्र जो है आपके, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक नर्तक है आपके बनारस घराने में, है ना, बनारस घराने से संदर्भित है। संगीत कला, लोक नृत्य की बात करेंगे, यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य की बात करें ना, नृत्य ख्याल नृत्य जो है आपका पुत्र के जन्म पर, जन्मोत्सव पर मनाया जाता है बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में बहुत सारे हैं आपके। दूसरा कुमराई नृत्य है कुमारों द्वारा बुंदेलखंड। सैरा, सौरा, शायरा नृत्य भी बोलते हैं, फसल के काटने पर किया जाता है बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य जो है मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा बुंदेलखंड में। देवी नृत्य बुंदेलखंड में। राई जो है बहुत फेमस है बुंदेलखंड में, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर इसका आयोजन किया जाता है। दीप नृत्य जो है थाली में बहुत सारे दीप रखकर उनको प्रज्वलित किया जाता है अहीर समाज के द्वारा बुंदेलखंड में। और पाई डंडा
या मौनिया नृत्य जो है कृष्ण कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है बुंदेलखंड में। बरेंडी जो नृत्य है लठमार होली की तरह होता है, रंग बिरंगी परिधान वगैरह पहन के वहां पर अहीर समाज के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में एक और है बहुत फेमस है कांगड़ा नृत्य, ये धोबी समाज के कलाकारों के द्वारा किया जाता है उत्सव पर, ठीक है ना। रास नृत्य जो है आपका ब्रिज क्षेत्र से रिलेटेड है। रासक दंड नृत्य जो है आपका रासक दंड नृत्य जो है आपका ब्रिज क्षेत्र से संदर्भित है। झूला नृत्य जो है आपका वो श्रावण मास मंदिरों में ब्रिज क्षेत्र से संदर्भित है। मयूर नृत्य जो है आपका मोर पंख पहनकर किया जाता है ब्रिज क्षेत्र में। ब्रिज क्षेत्र में महिलाओं द्वारा चरकुला नृत्य किया जाता है ना। चरकुला जो है महिलाएं अपने सिर पर रखकर फिर उसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं नृत्य के रूप में, 108 दीपों का पिंजरा वगैरह रखकर, है ना, सर पर। घड़ा जो नृत्य है रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ब्रिज क्षेत्र में। लठमार होली नृत्य जो है आपका बरसाना और नंदगांव में ब्रिज क्षेत्र में। पूर्वांचल क्षेत्र के जो मेन जो आपके लोक नृत्य है आपके नटवरी नृत्य है अहीर समाज का। कटघुड़वा नृत्य है कृत्रिम घोड़ा लेकर। धोबिया नृत्य है धोबी समाज का। कहरुआ नृत्य है आपका कहार समाज का। कहरुआ है ना कहार समाज का पूर्वांचल क्षेत्र में। पासी नृत्य पासी समाज का है पूर्वांचल क्षेत्र में। नटुआ और नकतौरा नृत्य जो है महिला द्वारा पुरुष का वेश धारण करके किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। जोगिनी जो नृत्य है आपका कलाबाजी नृत्य है, रामनवमी पर किया जाता है अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में एक और है आपका डेढ़िया नृत्य बोला जाता है। डेढ़िया नृत्य बोला जाता है मिट्टी की जालीदार मटका लेकर किया जाता है। कर्मा और शीला नृत्य जो है खरवार जनजाति का है मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में। ढर कहरी नृत्य जो है जनजातियों के द्वारा किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। ढड़िया जो आपका क्या है, ठड़िया जो आपका नृत्य है सरस्वती चरणों में किया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र वाले एरिया में। और मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में एक और किया जाता है अच्छी वर्षा और फसल के लिए चौलर नृत्य। प्रदेश के राजपूतों द्वारा नृत्य किया जाता है छौलिया नृत्य, ये तलवार ढाल से किया जाता है। चमो जो आपका चंगोलिया है, ढिमिराई है, शैतान और जवारा नृत्य इंपॉर्टेंट है आपका बुंदेलखंड से संदर्भित है। शिव बारात नृत्य जो है भूत प्रेतों का रूप बनाकर किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। नौवा झाकड़ और डफला और सुराही नृत्य किया जाता है कहां, अवध क्षेत्र में, ठीक है। बहुरूपिया जो आपका नृत्य है भिन्न भिन्न रूप बनाकर किया जाता है अवध क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रयुक्त भाषा है और बोलियां हैं, ये भी आपका कल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, पहले भी पढ़ चुके हैं, अक्टूबर 1947 से। और प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। 1989 से उर्दू को 7 प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। 1989 से पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हिंदी की उपभाषाएं 5 है, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उसके अंतर्गत 6 है, खड़ी बोली, ब्रिज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। उपभाषा पूर्वी हिंदी बोलियां जो है 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके अलावा उपभाषा जो आपकी पहाड़ी हिंदी बोलियां है 2 है, गढ़वाली और कुमायूनी, है ना, कुमायूं से संदर्भित है। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां 3 है, मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां है वो 4 है, कौन कौन सी, मारवाड़ी है ना, मेवाती है, मालवी है और ढूंढाड़ी है, ठीक है ना, ढूंढाड़ी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली जो आपकी उपबोलियां है, खड़ी ब्रिज है आपकी, बुंदेली है, कन्नौजी है, अवधी है, बघेली है और भोजपुरी है। खड़ी बोली का जो विकास हुआ सौरसेनी से हुआ है, इसका जो अन्य नाम है कौरवी भी बोला जाता है, हिंदुस्तानी, नागरी और सर हिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी जो है सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित जो बोली है आपकी खड़ी बोली पर आधारित है। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है आपका, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है आपका, बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल और रामपुर है। ब्रिज भाषा का भी विकास आपका सौरसेनी से हुआ है, इसका क्षेत्र मथुरा है, अलीगढ़ है, कासगंज है, एटा है, हाथरस है, पूर्वी फिरोजाबाद, आगरा और मैनपुरी, बदायूं, बरेली है। कन्नौजी और ब्रिज भाषा में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, इसका क्षेत्र कौन सा है, कन्नौज है, इटावा है, औरैया है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, कानपुर है, देहात जो है आपका कानपुर देहात, और कानपुर जो है आपका शहरी क्षेत्र भी है। और उसके अलावा अवधि का जो विकास हुआ है अर्ध मागधी से हुआ है, इसकी उपबोलियां है आपकी बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौथी। अवधि का जो क्षेत्र है फैजाबाद है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, प्रयागराज है, मिर्जापुर जो है आपका पार्शली है,
फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है और सुल्तानपुर है। भोजपुरी का जो विकास अर्धमागधी से हुआ, इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? तो भोजपुर बिहार का क्षेत्र है और इसीलिए भोजपुरी नाम उसका पड़ा है। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो उपबोली है वो आपकी भोजपुरी है। इसका अर्थ है मिर्जापुर, चंदौली, जो आपका इसका जो क्षेत्र है, मतलब अर्थ नहीं है, इसका जो क्षेत्र है जहां पर ये बोली जाती है उपबोली भोजपुरी, तो मिर्जापुर में बोली जाती है, चंदौली में, संत रविदास नगर में, वाराणसी में, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज और जो आपका संत कबीर नगर है और सिद्धार्थ नगर है। बुंदेली जो है उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है? झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बघेली का जो विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ। इसका मुख्य केंद्र जो है आपका रीवा मध्य प्रदेश है। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोले जाने वाली जो उपबोली है वो बघेली है। बांदा में बोली जाती है, चित्रकूट में, प्रयागराज में, मिर्जापुर में, सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे जो कुछ क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। बघेली सबसे कम बोली जाती है। उत्तर प्रदेश से संदर्भित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है उसके बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखा गया है। अकबर कालीन जो प्रसिद्ध विद्वान थे शेख फैजी, उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब की बात करें अगर हम लोग, तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहब का जो बचपन का नाम था गोविंद था, लेकिन इनको परिवार वाले कहते थे धोधोपन। और उसके बाद तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था और इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है आपका भदैनी, 80, वाराणसी। बचपन का नाम इनका मनु था और मणिकर्णिका भी था। पालन पोषण इनका बिठूर कानपुर में हुआ। पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत था, पति का नाम गंगाधर था। उनके बाबा उनको पुकारते थे छबीली नाम से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। उन्हें काकोरी केस के अंतर्गत फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ में हुआ था, है ना, भाभरा ग्राम है एक आपका। और लेकिन ये मूल निवासी कहां के थे अगर पूछा जाए तो उन्नाव के थे, यूपी के। अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। तेज बहादुर सप्रू जो है आपके वो अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जो जन्म हुआ था आपका वो फर्रुखाबाद में हुआ था। और बीएचयू के जो संस्थापक हैं जो मदन मोहन मालवीय जी जो है उनका जो जन्म हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था। लेकिन अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो ताशकंद में हुई थी। और है ना, ताशकंद में आपको पता होगा 1966 का दौर, आपको 1966, 1967, उसके बाद 1968 से फिर हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल जो है वो चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है ना। कबीर के जो गुरु थे कबीरदास जी के, रामानंदाचार्य थे, काशी में रहते थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में। कबीर जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण जो है एक जुहाला, जो मतलब जुलाहा बोला जाता है, जुहाला नहीं है सॉरी, और जुलाहा है ना, जो मुस्लिम दंपति थे, नीरू निमा के यहाँ हुआ। और साखी सबद रमैनी शीर्षक जो है इनकी रचनाएं जो है इसी शीर्षक से संग्रहित की गई है बीजक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का जन्म जो है सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। इन्होंने क्या दिया था? हाँ, पुष्टि मार्ग दिया था। क्या दिया था इन्होंने वल्लभाचार्य ने? बताइएगा जरा आप, है ना, कमेंट बॉक्स में। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके जो गुरु थे नर हरिदास थे। और रैदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु आपके रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध जो आपके संत मलूक दास है उनका भी जन्म हुआ था कौशाम्बी में, कड़ा में। हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है प्रतापगढ़ में हुआ था, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। निजामुद्दीन जो औलिया है उनका जन्म हुआ था बदायूं में। फतवा ए जहादारी तारीफे फिरोज शाही के लेखक जो है आपके जियाउद्दीन बरनी थे। वो कहां से संदर्भित थे? उनका जन्म कहां हुआ था? तो बरन बुलंदनगर जो आपका बुलंद शहर है। कहां? बरन बुलंद शहर है ना आपका यूपी में, उसी से संदर्भित है, बरन बुलंद शहर से। फतवा ए जहादारी तारीफे फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थल है बुलंद शहर बरन में। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को बोला जाता है। इनका जन्म आपका पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। संगीतज्ञ जो भक्त स्वामी हरिदास है उनका जन्म वृंदावन में हुआ था। कहां पर? जो आपके मतलब जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। ये वृंदावन में रहते थे आपके स्वामी हरिदास। ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य इनसे संदर्भित देखे हैं। तो इनका जन्म ऊपर भी पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी उसमें पढ़ा था हमने, अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था। इसके अलावा अकबर के जो दीवान थे तोडरमल, है ना, वो लहरपुर सीतापुर से संदर्भित है ना, जो भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में आप लोग सुनते भी होंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और अकबर के नवरत्नों में
जो एक कविराज थे बीरबल महेश दास का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? कालपी जालौन में। अकबर के नवरत्नों में एक वह हरिदास के जो शिष्य थे तानसेन, उनका जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।